आई डोंट थिंक सो। बट अगर कोई कांग्रेस का होगा तो ही विल डेफिनेटली टर्मिनेट, ही विल डेफिनेटली सस्पेंड। सो इस चीज में क्या होगा, वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इमेजिन आई एम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम कांग्रेस, राइट, and Om Birla suspends me for taking bribe, for doing any immoral illicit activity inside the house, and he terminates my membership. What would be the remedy I have now? Can anyone please tell me on chat box what is the remedy? मैंने पढ़ाया है कि वो तो होलोहन केस करके पढ़ाया है एक मैंने, क्या हुआ था उसमें, रेमेडी क्या होगी? What is the remedy? Can I approach High Court or I can approach directly to Supreme Court? ठीक है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। यूजुअली सुप्रीम कोर्ट करता है कि आप फैक्ट फाइंडिंग के लिए, एक्चुअली क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का हम लोग अभी ज्यूरिसडिक्शन डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट फैक्ट्स में नहीं जाता है कि किसने क्या किया, कब क्या किया, कौन से दिन क्या किया, इन सब चीजों से सुप्रीम कोर्ट हैज नो रिलेशन। सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज डील्स विद द लीगल पार्ट, व्हाट इज द लॉ, इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अभी रिसेंटली वी हैव सीन सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग स्टार्ट हुई है डेथ पेनल्टी के रिलेशन में। हाउ मेनी ऑफ यू सपोर्ट डेथ पेनल्टी? क्विकली टेल मी। राइट टू लाइफ एंड स्टेट इज टेकिंग योर लाइफ। वी नीड टू डिस्कस दिस पॉइंट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है इस इशू पे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट क्वेश्चन माइट कम फ्रॉम दिस इशू, death penalty, whether it is legal in India. मनस्वी, तनिषा, श्रद्धा, अच्छा, इन इंडिया डेथ पेनल्टी इज परमिसिबल, ठीक है। ऑल्सो majority of country, in majority of democracy, death penalty has been abolished, but in India death penalty हम लोग देते हैं, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े जो जज होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, वो अवॉर्ड करते हैं डेथ सेंटेंस को, ठीक है। हाई कोर्ट अफर्म करता है डेथ सेंटेंस, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि डिस्ट्रिक्ट जज ने फांसी दे दी, क्या फांसी होगी, नहीं होगी? नहीं होगी। इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द हाई कोर्ट फर्स्ट, ठीक है। यू कैन चैलेंज इट बिफोर सुप्रीम कोर्ट, यूजुअली चैलेंज होती है सुप्रीम कोर्ट में। निर्भया वाले सीन में भी ऑल हैव सीन। एक डॉक्ट्रिन आता है, बच्चन सिंह केस आया था 1983 में, सब लोग नोट कर लो इसको। अब नोट कर रहे हो नहीं कर रहे हो आई डोंट नो, बता रहा हूं, लिख लो, ठीक है। 1983 बच्चन सिंह, चैट बॉक्स में लिख दे रहा हूं। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई ऑब्जेक्टिव तो वी नीड टू कीप समथिंग सो दैट वी कैन, in India if you are committing murder then the punishment is very simple, either lifetime imprisonment or death sentence. अब क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करेंगे सर? क्राइटेरिया हैज टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। देयर इज अ डॉक्ट्रिन कॉल्ड रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, लिख लो इसको, बच्चन सिंह में आया था। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, रेयर सर्कमस्टांसेस, निर्भया वाला केस, was that rarest of the rare? It was very very brutal. In that case supreme court award death sentence. अब इसको कहां से कनेक्ट करोगे आप?
डेथ सेंटेंस के लिए पार्टिंग पावर लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी, आ रहा है समझ में? हर चीज जो भी क्लास में डिस्कस हुई है, हर चीज दे ऑल आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, ध्यान रखना। हाई कोर्ट ने फांसी दे दी, अब मैं सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दी, नाउ कैन वी अप्रोच बिफोर गवर्नर? क्वेश्चन लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने, कैन आई अप्रोच बिफोर गवर्नर टू सीक द पार्डन फॉर द डेथ सेंटेंस? क्विकली टेल मी चैट बॉक्स में, एक बच्चा कोई भी बता दो, समझ में आ जाएगा वेदर यू वर रिकॉलिंग और नॉट। अरे कोई तो बोलो यार। If Supreme Court grants affirm the death sentence, where will you approach to seek the pardon? गवर्नर के पास जा सकते हैं क्या? Am I audible? Am I clear? President, ठीक है? Only the president has a power to grant pardon with respect to death sentence. आप गवर्नर के पास नहीं जा सकते। If a question comes कि डेथ सेंटेंस के लिए गवर्नर के पास जा सकते हैं तो नहीं जा सकते, ठीक है? क्लियर है? अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखो 7th शेड्यूल के अंदर, 7th शेड्यूल सभी को पता है, 7th शेड्यूल के अंदर देयर इज अ डिमार्केशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? Central government has a uniform, all the uniform things which we need to keep uniform in all the states, like defense, रेलवे मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में अलग अलग नहीं हो सकता, ठीक है? रेलवे, डिफेंस, कम्युनिकेशन, है ना? जितनी भी ब्रॉडर चीजें हैं which we need to keep together in all the states has been provided to the central government. Second, all the things which require certain amendments with respect to local things has been provided in state government. For example, agriculture has been provided to the state government, ठीक है? Because we have seen in West Bengal, in Assam, production of tea is very high. In Madhya Pradesh, the production of rice is very high. These things differ from state to state. Therefore, this has been done. But railway station, railways, defense, navy, can the state of Madhya Pradesh has a separate navy? Just like we have a different police system. Mumbai has a police commissioner. In Mumbai, there is a police commissioner. The rule of commissioner came in Bhopal last year only. Why is it so? Because police system is different from state to state. ठीक है? कोई someone was speaking? ठीक है, okay. Now government realized in 1990 government realized that we need a decentralization form of government. अच्छा, किसी को लैंग्वेज में प्रॉब्लम तो नहीं है? डू आई नीड टू एक्सप्लेन इन सिंपलिस्टिक टर्म्स और इन हिंदी? ये बता दो पहले। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लैंग्वेज से? बोलो। नो प्रॉब्लम। इन 1990, अच्छा, आई डिस्कस समथिंग, याद आ रहा है कि डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट में शिफ्ट कर सकते हैं? आ रहा है? डीपीएसपी को फ्रॉम टाइम टू टाइम
लॉ बनाया जा सकता है डीपीएसपी के ऊपर, डीपीएसपी पे लॉ नहीं बनता है, बट स्टेट हैज अ पावर, स्टेट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ पावर टू मेक लॉज एट अ सुटेबल टाइम पीरियड। ठीक है, क्लियर है। इन 1990 बलवंत राय मेहता कमेटी, नेहरू जी was very much influenced with Gandhian philosophy with respect to this point. ठीक है, he wanted to provide power to the villages as well. What Modi ji is doing is not reaching to the poorest level, lowest level in Bhopal city, right? Modi ji cannot reach everywhere. Eknath Shinde ji cannot reach everywhere. Can you call him to clean the garbage of your city? Is it possible? No. Modi ji conducted Swachh Bharat Abhiyan. Can you call him, sir, there's a garbage in my city, come and clean? No. It is not possible. अब क्या करें? एक काम करो, अच्छा मैं 7 शेड्यूल की बात करता। 7 शेड्यूल में देयर इज अ डिमार्केशन बिटवीन पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है, पंचायत स्टेट गवर्नमेंट में आती है, बट पंचायत वाज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट सेड वी विल मेक अ लॉ। इसमें आया बलवंत राय मेहता कमेटी। इस पे अपने को, दिस इज योर होमवर्क, राइट एंड रीड अबाउट इट। बलवंत राय किसी ने नाम सुना है क्या? बलवंत राय मेहता कमेटी। Balwant Rai committee said that we need to provide power to the local village, right? Just like as you have prime minister, as you have chief minister, we need to have a minister sort of in Nagpur city as well. ठीक है, पंचायती राज। Now, so that you know, if you have a problem with at local level, गांव में सर कचरा उठवाना है, अब आप विधायक को तो फोन करोगे नहीं, you need someone to have at nearest level, सरपंच। अब बलवंत राय कमेटी ने बोला कि गांव में एक बना दो सरपंच, बड़े शहरों में बना दो एक मेयर। नाम सुने हैं सबने, नागपुर के मेयर, उस गांव का सरपंच। सरपंच तो सबने सुना होगा, आई होप। ठीक है, आया। हाँ, गांव में 2 एरिया होते हैं, देयर आर 2 एरियाज, फर्स्ट रूरल एरिया, सेकंड अर्बन एरिया। इन रूरल एरियाज देयर इज अ सिस्टम ऑफ पंचायत राज। इन अर्बन सिस्टम देयर आर अर्बन बॉडीज। ठीक है, अब फॉर विलेज पंचायत 11th शेड्यूल वाज एडेड। 11th शेड्यूल ध्यान रखना, ठीक है। 11th शेड्यूल नोट करते जाना अगर नोट कर रहे हो तो, ठीक है। 11th शेड्यूल, 11th शेड्यूल सेज दैट वी नीड टू हैव पंचायत सिस्टम। सरपंच सबसे छोटे लेवल पे गांव का हेड होता है सरपंच। सरपंच का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। लोकल इलेक्शन में मुंबई, लोकल इलेक्शन में बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस, कांग्रेस का अच्छा परफॉर्मेंस, वी ऑल हैव हर्ड दिस, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत 11 शेड्यूल से, यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। अच्छा, पंचायत वेब सीरीज किसने देखी है बताओ फटाफट से। देखिए सबने? नो सर। पंचायत वेब सीरीज में जो सरपंच रहते हैं, मंजू देवी, वो होती हैं सरपंच, सबसे लोएस्ट लेवल की अथॉरिटी, ठीक है।
शी हैज बीन इलेक्टेड बाय द विलेजर्स, ठीक है। सेकेंडली, जीतू अभिषेक त्रिपाठी, ही इज द पंचायत सेक्रेटरी, ही इज द लोएस्ट लेवल गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है। कोई कोई डायरेक्ट मेंबर भी चाहिए होते हैं इलेक्टेड, कुछ कुछ चाहिए होते हैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी चाहिए होता है अपने को, ठीक है, ताकि एक परमानेंट मेंबर भी जरूरी है। जैसे सिटी में एमएलए होता है, लेकिन एमएलए के साथ साथ देयर इज अ कलेक्टर एज वेल। सरपंच इज द लोएस्ट लेवल पर्सन एंड पंचायत सेक्रेटरी इज द लोएस्ट लेवल गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद एक स्टेप और आगे चलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। वो एक ऑफिसर रहते हैं जिनको लॉकी देने जाते हैं कि कल रेड डालेंगे, याद आ रहा है, कल रेड डालेंगे, सुबह सुबह डीएम मैडम के साथ हम भी रहेंगे, एहसान कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर। बीडीओ ऑफिस, हर छोटे छोटे काम के लिए बीडीओ ऑफिस जाता है वो। फिर आते हैं बीडीओ सेकेंड लेवल पे, और बीडीओ के कंटेम्पररी जो इलेक्शन में आते हैं वो होते हैं जनपद अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद आता है जिला पंचायत सीईओ, और यहां पे होती है जिला पंचायत अध्यक्ष। ये सारे तीनों लेवल पे रूरल एरियाज के काम करते हैं। देयर आर 29 सब्जेक्ट्स, 29 सब्जेक्ट्स ऑन विच दे मेक लॉज। इट इज द थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे मैंने कहा सेंट्रल, स्टेट एंड थर्ड वन इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पंचायत इन रूरल एरियाज, म्युनिसिपैलिटी इन अर्बन एरियाज, ठीक है। क्लियर है ये चीजें। नाउ इन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 पंचायती राज सिस्टम वाज कॉन्स्टिट्यूशनली इनेक्टेड। वैसे इट वाज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 40 व्हिच वाज अ डीपीएसपी, बट लास्ट क्लास में वी डिस्कस दैट डीपीएसपी पे लॉ बनाए जा सकते हैं एट अ सुटेबल टाइम पीरियड। सो 1992 में हम लोगों ने पंचायती राज पे लॉ बना दिया, ठीक है। अब लिखो पंचायती राज, नोट करते चलना बच्चों, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि रूरल एरियाज में देयर आर 3 लेवल्स, अर्बन एरियाज में भी देयर आर 3 लेवल्स, ठीक है। नगर पंचायत इज द फर्स्ट वन। जो छोटे छोटे तहसील होती हैं, हैव यू ऑल हर्ड द टर्म तहसील? बहुत छोटे छोटे शहर होते हैं, बहुत छोटे छोटे तहसील। एट तहसील लेवल देयर इज अ नगर पंचायत। छोटे छोटे जिले सुने हैं आपने, छोटे छोटे जिले, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। हैव यू ऑल हर्ड? छोटे छोटे जिले होते हैं। नागपुर इज अ बिग डिस्ट्रिक्ट, बट देयर आर स्मॉल डिस्ट्रिक्ट एज वेल। हर शहर, not all the districts are equal to Nagpur city, right? So there are small district जिनकी पॉपुलेशन अर्बन में अप टू 1 लाख तक जाती है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नगर पालिका, नगर पंचायत, देन नगर पालिका, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर म्युनिसिपल काउंसिल which you have in नागपुर। कितना बवाल होता है इलेक्शन के पीछे, है ना? So getting my point, there is a difference between municipalities and panchayati raj. Local level पे, at a village level we have panchayati raj, at urban level we have municipalities, ठीक है। अब इसमें रिजर्वेशन होता है 1/3 टू women. 1/3 reservation has been provided to women. But similarly, if you will watch Panchayat web series, you will find that रिजर्वेशन तो है, बट इलेक्शन जीत रही है नाम पे, बट हु इज वर्किंग? हस्बैंड इज वर्किंग। रिसेंटली आई विल शेयर अ न्यूज
इन ग्वालियर आई यूज द टर्म जिला पंचायत। जिला पंचायत जो गांव के लेवल पे सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट में। विमेन इज द हेड ऑफ जिला पंचायत। देयर वाज अ अवार्ड सेरेमनी, ठीक है, हस्बैंड अवार्ड लेने चले गए उनके। ये तो हालत है। दिस इज द लेवल ऑफ रिजर्वेशन। इलेक्शन कौन लड़ रहा है? विमेन। वोट किसे मिल रहे हैं? विमेन। अवार्ड कौन ले रहा है? हस्बैंड। सो थोड़े थोड़े लेवल पे इसमें ड्रॉबैक्स है, बट यहां से हमको समझना होगा कि कुछ कुछ पोजीशंस, कुछ कुछ काम है जो अवॉर्डेड है किसको? ग्राम पंचायत को। कुछ कुछ काम है जो कि अवॉर्डेड है किसको? म्युनिसिपैलिटी को। अब यू मस्ट हैव सीन सुबह व्हेनेवर यू आर कमिंग टू अटेंड द क्लास, यू मस्ट हैव सीन रोड पे ट्रक्स घूमते रहते हैं, सफाई कर्मचारी घूमते रहते हैं टू क्लीन द रोड्स। हैव यू ऑल सीन? राइट? सो वो किसके, whom they belong? They are the part of municipality, municipal council, municipal corporation, है ना? सो इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी, ठीक है, इंडिया के अंदर। टू whom दिस क्रेडिट गोज? शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी? नो, it goes to municipal corporation of Indore, because cleaning the road is a part of municipal corporation, ठीक है? As I said, there is a demarcation of power between central government and state government. Similarly, there is a demarcation of power between urban bodies and rural bodies, ठीक है? For example, fisheries पे लॉ लोकल गवर्नमेंट बनाती है रूरल लेवल पे, वेयर एज क्लीनिंग, हाइजीन, जो सफाई होती है, दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है? अब सर एक एरिया आर्मी का भी होता है, जहां पे आर्मी रहती है, वहां पे कौन लॉ बनाता है? वहां पे ना तो मोदी जी लॉ बनाते, ना स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती, वहां पे लोकल बॉडीज भी लॉ नहीं बनाती। वहां पे होते हैं कंटोनमेंट एरिया। आप सबने सुना है ये टर्म, कंटोनमेंट एरिया। कंटोनमेंट एरिया में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस काम करती है और वहां पे कंटोनमेंट बोर्ड होते हैं जहां पे काम करते हैं, ठीक है? अभी इसमें किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? अच्छा, इनके जो इलेक्शन होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, नोट कर लेना, ठीक है? स्टेट इलेक्शन कमीशन इनके इलेक्शन कराता है। जो सेंट्रल चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो इनके इलेक्शन नहीं कराते हैं। आया समझ में सबको? अब एक और क्वेश्चन आया, अभी पैसा क्वेश्चन में था, ठीक है? हाँ, was anyone asking something? Was anyone asking something? हाँ, चलो। नाउ सर एक पंचायत, अच्छा जहां पे ट्राइबल एरियाज होंगे वहां पे क्या लगेगा? कोई मेरे को चैट बॉक्स में क्विकली बताएगा। जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, जो मैंने बताया था 6th शेड्यूल में, 5th शेड्यूल में, ट्राइबल एरिया जो लोकल लॉज को खुद गवर्न करते हैं, वहां के मेंबर वहीं के होते हैं, वहां कौन सा एक्ट लगता है? कोई बताएगा जल्दी से क्विकली? क्या वहां पे ग्राम पंचायत का लॉ लगेगा या वहां पे अर्बन लॉज लगेंगे? अर्बन और रूरल कौन सा एरिया है वो?
जल्दी जल्दी जल्दी। जहां पे ट्राइबल, देखो विलेज पंचायत तो गांव में लगती है, नॉर्मल गांव में। अर्बन एरियाज में नागपुर में मेयर होते हैं, बट एक रिमोट एरिया है, रिमोट एरिया वेयर देयर इज अ डोमिनेंस ऑफ ट्राइब, they don't understand sarpanch, they don't understand what is sarpanch, they don't understand what is mayor. What will we do with them? Acha, do you think that if I would say to a tribal area ki come and vote, will they vote me? No, they are not going to vote me, they are not going to listen to me. So the objective of panchayati raj system is to give power to the local people. But local people mein, don't you think that the local politicians will exploit the tribal people? हाँ सर, हो सकता है, बट इसका उपाय भी है। 1996 में पेसा एक्ट आया, पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। जितने भी एरियाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करते हैं कि ये एरिया शेड्यूल एरियाज हैं, अंडर शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6। शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 पढ़ लेना, लिख लो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, this is the last class of the constitution, so whatever I am teaching, whatever question I am telling, note कर लो, ठीक है। 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल में जितने भी एरियाज डिक्लेयर किए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, वहां पे ग्राम पंचायत, अर्बन बॉडीज नहीं चलती, वहां पे चलता है पैसा। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। सर इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि 2010 में एक मल्टीनेशनल कंपनी उड़ीसा में पहुंच गई, उनको माइनिंग करनी थी, है ना। अच्छा, चक्रव्यूह मूवी देखी है किसी ने? अर्जुन रामपाल की चक्रव्यूह मूवी, पता कर लेना क्या हुआ था, ट्रेलर देख लेना, मूवी मत देखना, मूवी देखने का टाइम गया, ट्रेलर देख लेना, ठीक है। सब लोग, नाम लिख रहा हूं। अर्जुन रामपाल की एक मल्टीनेशनल कंपनी। अच्छा, लैंड जो होता है, लैंड वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। सो क्या स्टेट स्टेट तो किसी को भी मल्टीनेशनल कंपनी को लैंड दे सकती है, वो ट्राइबल लैंड भी हो सकता है। और ट्राइब्स के पास क्या होता है? सिर्फ लैंड ही होता है। डू दे हैव एनीथिंग एक्सेप्ट देयर लैंड एंड कल्चर? If we cut the forest, if we take their land, will they be left with anything else? No. So we need to protect their land, we need to protect their culture, we need to protect their identity, है ना। So स्टेट गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को लैंड ना दे दे जिससे फॉरेस्ट कट सकते हैं। कंपनीज के इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे फैक्ट्रीज बन सकती हैं, इससे एम्प्लॉयमेंट तो देंगे। इट्स नॉट अबाउट एम्प्लॉयमेंट, इट्स अबाउट कल्चर, इट्स अबाउट ट्रेडिशन, इट्स अबाउट देयर लैंड। लैंड एंड कल्चर विल रिमेन टिल द इटर्निटी, जॉब विल नॉट, राइट। सो ग्राम सभा, जैसा मैंने बताया, सरपंच यहां भी होते हैं। डिफरेंस बट ये है कि यहां पे सरपंच सिर्फ ट्राइबल ही होगा। अब अगर स्टेट को कोई लैंड देना है किसी मल्टीनेशनल कंपनी को,
they need to consult with the sarpanch and member of gram sabha, and the consultation is binding. The state government cannot assign the land to any company without the permission of gram sabha. Basically, we can say that PESA is the backbone of tribal legislation in India. मैंने हमेशा क्लास में बोला है how the tribes were exploited in India. ठीक है? So traditional system, in order to protect the traditional system, the decision making has been decentralized. अब ये फंक्शन है right to mandatory consultation in land acquisition, protection of traditional belief. Imagine there are so many tradition in India, whatever it may be, minor forest products, they are the owner because they live in forest, it's their livelihood. तेंदू पत्ता, बीड़ी बनाना, है ना? लोकल डिस्प्यूट, अच्छा फैमिली मेंबर्स में दे हैव डिफरेंट ट्रेडिशन ऑफ मैरिज, डाइवोर्स एंड मेंटेनेंस. ठीक है? छोटे छोटे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व देम, वो खुद ही रिजॉल्व कर लेते हैं, है ना? विलेज मार्केट कब लगेंगे, कौन से दिन लगेगा, प्राइस मनी कितनी होगी, क्या सैलरी रहेगी, कितने पैसे में ये चीज मिलेगी, दिस ऑल डिसाइडेड बाय द ट्राइबल कम्युनिटी ओनली, है ना? कितने पैसे किसको उधार चाहिए, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट रेट. मैंने यही बताया ना कि पैसे दे देते थे, फिर इंटरेस्ट रेट पे पैसे चले जाते थे, तो लैंड ले लेते थे. तो अल्टीमेटली लैंड एक्विजिशन, लैंड एलिनिएशन वी नीड टू स्टॉप. गेटिंग माय पॉइंट? नाउ is there any doubt on this till now? आया समझ में? ट्रेडिशंस, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट क्या होती है, थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट. आया सबको समझ में? कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं, अगर आप लोग नोट करें तो लिख लो. ठीक है? अच्छा, इनका जो ड्यूरेशन होता है, इसमें एक चीज यूनिक है. देयर इज अ यूनिक वन थिंग इज विच इज यूनिक. इफ मोदी जी loses the majority, then the election would be conducted for next 5 years. यूजुअली इलेक्शन 5 साल में होते हैं. आई होप ये बात सबको पता है. ठीक है? इफ मोदी जी loses majority today, then fresh election would be conducted. वो इलेक्शन 5 साल के लिए होंगे फिर से. बट लोकल पंचायत में ऐसा नहीं होता है. इमेजिन आज इलेक्शन हुए 2022 में, it will work up to 2027. But in 2023, if I loses the majority, then fresh election would be conducted and the election would remain in force till 2027 only. 4 साल की लाइफ रहेगी अगले इलेक्शन के बाद. आया समझ में? विमेन रिजर्वेशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है, स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होती है. ठीक है? एक मिनट देखो, इलेक्शन 5 साल के लिए होते हैं, ये वाली बात सबको पता है. ठीक है? अगर आज इलेक्शन होंगे तो अगला इलेक्शन कब होगा? 2027 में. ठीक है? अगर
ओके, लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पॉइंट कि अगर 2019 में महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए थे, अवेयर, व्हेन उद्धव ठाकरे बिकेम द सीएम, गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, नाउ he loses majority in 2022. ठीक है, he lost the majority. इमेजिन एक सिचुएशन जिसमें एकनाथ शिंदे भी गवर्नमेंट नहीं बना पाते, फ्रेश इलेक्शन होते, ठीक है। अब इफ द इलेक्शन आर हैपनिंग इन 2022, then next election would be conducted in 2027. 2019 में इलेक्शन हुए, बट ड्यू टू सम रीजन 2022 में फिर इलेक्शन हुए, तो वो जो अभी जो स्ट्रेंथ है दैट वुड बी अप टू 2027. इट हैपेंस इन चीफ मिनिस्टर, इट हैपेंस विद द प्राइम मिनिस्टर एज वेल, बट लोकल पंचायत में ऐसा नहीं होता है. अगर इलेक्शन 2019 में हुए तो टेक्निकली इलेक्शन होने चाहिए 2024 में, बट अगर 2022 में मेजॉरिटी लूज करने की वजह से या किसी ड्यू टू सम अदर रीजन इलेक्शन मेजॉरिटी चली जाती है पंचायत की, तो अभी जो इलेक्शन होंगे 2022 में उनकी जो लाइफ रहेगी जो पंचायत की, दैट वुड बी ऑफ 2 years. 2024 में फिर इलेक्शन होंगे. आया समझ में? अब अभी आया समझ में इनकी लाइफ कैसे सेट होती है? ठीक है. अब फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है जो इनका इलेक्शन करवाती है. सिमिलरली स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होती है. आर्टिकल 280 डील्स विद फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया. मैंने पढ़ाया है फाइनेंस कमीशन, कोई बताएगा? आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड फाइनेंस कमीशन. अरे जल्दी बताओ यार, आज कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करना है. पेज पलट लो अगर नोट्स बनाए हैं तो, पढ़ लेना, पढ़ाया है. ठीक है. फंक्शन ऑफ सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280. ठीक है, पढ़ लेना. पंचायतों को कितना पैसा जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा जाएगा, बजट कितने का बनेगा, ये सब फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है ना. अभी फाइनेंस कमीशन पे जीके में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि फाइनेंस कमीशन की लाइफ बढ़ाई है इस बार. 5 साल के लिए बनाते हैं इसको, लेकिन कोविड के चक्कर में इसको पुरानी वाली को एग्जिस्ट कर दिया. 2020 में खत्म होनी थी, बट कोविड आ गया. 2020 की जगह इसकी लाइफ कर दी 2025. पढ़ लेना इसको. Will be taking a class on 18th December as well, है ना. 18th December को I will be taking your session in which I will tell you कि मैंने क्या पढ़ाया था और कहां से आया ये क्वेश्चन. If you are not following, then you will regret in that class. If you are not attentive, if you are not talking, if you are not speaking, if you are not answering the question, 2 महीने बाद पता चल जाएगा. And it would be a huge loss. Family welfare. अच्छा चलो, next thing. Done with this. Is there any question on this? Quickly tell me. Otherwise, I will be discussing the next issue, which is Indian judicial system, which is very important for us. क्या सुप्रीम कोर्ट की सीट नागपुर में शिफ्ट हो सकती है?
सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल सिस्टम स्टार्ट कर दें, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? Am I audible? This is very disheartening to see that despite repeatedly asking, people are not responding. Fair. Anyways, let's start with the Indian judicial system. जो लोग खा पी रहे हैं अब थोड़ी देर रुक जाना, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. लॉ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके कोर्ट सिस्टम ही है, ठीक है? सो सुप्रीम कोर्ट में देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट, वन सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच कहीं पे भी खुल सकती है, ये बात ध्यान रखना. अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू सिट इन नागपुर, दे कैन, ठीक है, दे कैन सिट. अभी सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं, क्विकली बताओ. मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है सुप्रीम कोर्ट की? 34, ठीक है. 34 इज द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट. 2019 में हुई है. नाउ सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. अभी जस्टिस यूयू ललित को ओथ किसने दिलवाई थी? ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है. प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. एक लेटर आया था जिसमें लिखा हुआ था कि द प्रेसिडेंट हियर बाई अपॉइंट द जस्टिस यूयू ललित एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इस पर क्वेश्चन आएगा, लिख लो. जस्टिस यूयू ललित कितने दिन के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं? कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं? कहां से आए हैं? क्या हैं? कौन ने ओथ दिलाई? किस दिन ओथ ली? उनसे पहले कौन थे? आएगा क्वेश्चन. अभी सीजीआई बने क्योंकि अब इसमें एक क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन with such judges of the Supreme Court and High Court as he deems necessary. इस लाइन को पढ़ लो, इस लाइन को अच्छे से ध्यान रखना. The other judges of the Supreme Court are appointed by President after consultation with the Chief Justice and such other judges of the Supreme Court. The consultation with Chief Justice is अच्छा. अब बताओ, प्रेसिडेंट को कोई सुप्रीम कोर्ट में जज बनाना है या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना है, तो दे विल कंसल्ट विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. इज दिस कंसल्टेशन इज मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी? बताओ जल्दी से. हाँ, ठीक है. आज कॉन्स्टिट्यूशन की सारी स्लाइड मिल जाएंगी आपको, ठीक है. डोंट वरी, जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन की आई हैव मेड सिंगल पीपीटी. जितने भी लेक्चर हुए हैं आज शेयर हो जाएंगे. आई वाज वेटिंग फॉर द लास्ट लेक्चर, ठीक है. नाउ सेकेंड जजेस केस 1993, इसमें यह हुआ दैट कंसल्टेशन जो प्रेसिडेंट करते हैं दैट इज मैंडेटरी. जो भी सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड करेगा नाम, for the judge of high court, for the judge of supreme court, for the judge of chief justice of India, that would be binding on the president. ठीक है, पहली चीज. अब सर क्या, अब एक और क्वेश्चन आता है, मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा. कलेजियम सिस्टम के बारे में कितने लोग जानते हैं? What is collegium system? खैर बताएगा तो कोई है नहीं, मैं ही बता देता हूं. कलेजियम सिस्टम होता है, अच्छा सर सुप्रीम कोर्ट के अगर सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे कि किसको जज बनना है सुप्रीम कोर्ट का, किसको जज बनना है हाई कोर्ट का, किसका ट्रांसफर होगा, थोड़ा बहुत आर्बिट्ररीनेस हो सकती है क्योंकि एक आदमी कर रहा है. भाई अल्टीमेटली जजेस आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. There is a possibility that he might
मिसयूज हिज पावर, माइट बी पॉसिबल। सो एक काम करते हैं सर कि पहले तो फर्स्ट जजेस केस में पढ़ ले। ये देखो सेकेंड जजेस केस में आया दैट द सीजीआई की कंसल्टेशन इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब इसी केस में इट वाज डिसाइडेड कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे, वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। ये भी इसी केस में डिसाइड हुआ था। पहले तक क्या होता था कि सीनियर मोस्ट जज बनेगा, बट ऐसा मैंडेटरी नहीं था। इंदिरा गांधी के टाइम पे जो तीसरे नंबर के जज थे वो बने थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ए एन राय नाम लिख लेना, इंपॉर्टेंट लगे तो लिख लेना। ए एन राय 1973, 3 जजेस को सुपरसीड करके बने थे ये इंदिरा गांधी के टाइम पर। अब ये तो गलत है। फिर 1993 में सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द सीनियर मोस्ट जज वुड बी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मेरा एक सवाल है, ठीक है, अगर मेरी एज है 64 एंड ओम की एज है 63 ईयर एज, ठीक है, ही इज 1 ईयर यंगर टू मी, ठीक है, नाउ उसका एलिवेशन जनवरी में होता है 2022 में, एंड मेरा एलिवेशन जुलाई 2022 में होता है, who would be considered as a senior judge? Tell me. Sir, please repeat your statement. मेरी एज है 64 ईयर, ठीक है, एंड ओम की एज है 63 ईयर, 1 साल छोटे हैं वो मुझसे। पहली चीज क्लियर है अभी तक सबको? अब लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में जनवरी 2022 में पहुंच गए, एंड मी आई वॉज elevated in July 2022. There is a gap of 6 months between me and Om. Om reached in Supreme Court 6 months before me. Who would be considered as a senior one? Om. Om. Right? This is why we have seen कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई तो सीनियर मोस्ट हैं, फिर इनसे पहले रिटायरमेंट कैसे हो रहे हैं सर सबके? भाई 65 ईयर इज द एज ऑफ रिटायरमेंट, बट सीनियर वो होता है सुप्रीम कोर्ट में जो पहले पहुंच गया। इसीलिए दिस इज द रीजन व्हाई जस्टिस चंद्रचूड़ वुड बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड देयर आर सर्टेन जजेस जिनकी एज उनसे ज्यादा है, बट दे विल नॉट बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिकॉज वी डिसाइड सीनियरिटी ऑन द बेसिस ऑफ योर अपॉइंटमेंट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर एज। आया समझ में? नेक्स्ट, अब एक और केस आया, थर्ड जजेस केस। इसमें बोला कि आपको कलेजियम सिस्टम 4 सीनियर मोस्ट जजेस का होगा, 4 सीनियर मोस्ट जजेस का कलेजियम होगा, ठीक है। अब कलेजियम मतलब सीजीआई एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है। अब सर सुप्रीम कोर्ट में जब भी किसी जज की अपॉइंटमेंट होगी, हाई कोर्ट में जब भी किसी की जज की अपॉइंटमेंट होगी, हाई कोर्ट में जब भी किसी जज का ट्रांसफर होगा, अच्छा हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर नहीं हो सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही है। हाई कोर्ट में ट्रांसफर होगा तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना पड़ेगा। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, सुप्रीम कोर्ट में जब अपॉइंटमेंट होती है तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करते हैं, 4 लिख लो, ठीक है। जब हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट होती है तब 2 जजेस से, 2 सीनियर मोस्ट जजेस से उनको
ओपिनियन लेना पड़ता है। तो कलेजियम डिफर करता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। फॉर सुप्रीम कोर्ट इट इज द 4 जजेस, फॉर हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट इट इज द 2 जजेस। बट सर अगर ट्रांसफर हो रहा है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो किसका कंसल्टेशन रिक्वायर्ड होगा? किसका कंसल्टेशन रिक्वायर्ड होगा? बताओ, कोई बताएगा? फोर सीनियर मोस्ट जजेस, क्योंकि ट्रांसफर मतलब आप समझ जाओ, अगर ट्रांसफर हो रहा है किसी का जज का फ्रॉम दिल्ली टू मद्रास हाई कोर्ट, फ्रॉम मध्य प्रदेश टू बॉम्बे, तो देयर मस्ट बी अ रीजन। ट्रांसफर ऐसे ही नहीं होते हैं। देन 4 सीनियर मोस्ट जजेस से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, और एंड द जज ऑफ, अब जैसे मान लो आई एम द चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है? सो ओम इज द जज इन हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड मनस्वी इज द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। नाउ कलेजियम को ओम को ट्रांसफर करना है फ्रॉम मध्य प्रदेश टू दिल्ली, तो 4 सीनियर मोस्ट जजेस का कंसल्ट करना पड़ेगा सीजीआई को। उसके अलावा इट्स मी हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश एंड मनस्वी हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट शुड बी, हैज टू बी कंसल्टेड। आया समझ में कंसल्टेशन तीनों का कैसे डिफरेंट है? कंसल्टेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट जज एंड कंसल्टेशन ऑफ योर ट्रांसफर। आया समझ में? क्लियर हुआ? अभी किसी को डाउट है इस चीज को तो अभी पूछ लो। क्विकली, किसी को कोई डाउट है, क्लियरेंस की जरूरत है यहाँ पे? ठीक है सर, अपॉइंटमेंट तो हो गई। अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल कौन है? पहली चीज तो सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है? सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद आप हाई कोर्ट के जज रहे हो फॉर 5 ईयर। थर्ड, आप हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हो फॉर 10 ईयर, ठीक है? और एक और पोजीशन होती है डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं, ठीक है? क्वालिफिकेशन समझ में आई? अब टेन्योर क्या होता है सर उनका? टेन्योर जो है उनका वो 65 ईयर एज तक रहता है। अब अगर वो चाहें तो खुद से रिजाइन कर सकते हैं। अगर कोई मिसकंडक्ट होता है तो उनको रिमूव कर सकते हैं, इम्पीच कर सकते हैं, ठीक है? अब सर इम्पीचमेंट कहां से होता है? इम्पीचमेंट होता है, एक टर्म यूज कर रहा हूं, लिख लेना, ठीक है? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ठीक है? अब अच्छा, जस्टिस रांगा, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इनके अगेंस्ट में इंपीचमेंट हुआ था पहली बार। ये भी थोड़ा सा सर्च कर लेना, है ना? अब अगर किसी को इम्पीच करना है तो लोकसभा में, अच्छा इम्पीचमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का सेम है, ठीक है? इसलिए जो इम्पीचमेंट पढ़ रहा हूं दैट वुड बी कवर्ड फॉर द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एज वेल, ठीक है? अगर रिमूव करना है तो पहले लोकसभा में, और या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, लोकसभा में 100 लोग, 100 एमपी इन लोकसभा एंड 50 एमपी
इन राज्य सभा, एक साइन करके दे हैव टू गिव इट टू द स्पीकर, टू ओम बिरला। ठीक है, फॉलो कर रहे हो आप लोग, ध्यान से सुनना। खा पी रहे हो तो प्लीज 10 मिनट के लिए छोड़ देना, ये चीज अच्छों को समझ में नहीं आती। ठीक है, अगर मुझे रिमूव करना है एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, देन 100 मेंबर ऑफ लोकसभा या फिर 50 मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब अगर लोकसभा के मेंबर होंगे तो वो किसको देंगे? ओम बिरला जी को। अगर राज्यसभा के मेंबर होंगे तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ योर राज्यसभा। ठीक है, अब स्पीकर क्या करेंगे? या तो एडमिट कर लेंगे, अब आपको ऐसा नहीं है कि साइन करके दे दिए, आप ग्राउंड मेंशन करते हो। ठीक है, अब जो जस्टिस रामास्वामी हैं, उन्होंने मिसयूज की थी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर के, तो उसमें आपने ग्राउंड्स दिए थे। ठीक है, एक जज ने तो फॉरेन से जो फर्नीचर गिफ्ट मिला था वो अपने घर में लगवा लिया था। ठीक है, सो ऐसे जो कंडक्ट्स होते हैं जो जज को नहीं करने चाहिए, उनके ऊपर या तो स्पीकर एडमिट कर लेंगे या फिर स्पीकर रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर रिजेक्ट हो गया तो वहीं पे आपका प्रोसीजर एंड। लेकिन अगर एडमिट कर लिया तो फिर एक इंक्वायरी कमेटी बनती है 3 मेंबर्स की। अब इस 3 मेंबर कमेटी में कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट के एक जज होंगे, ठीक है, एक होंगे हाई कोर्ट के, किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। जैसे मान लो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उस कमेटी का मेंबर बना दिया। एक सुप्रीम कोर्ट के जज मेंबर होंगे, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, और एक होंगे ज्यूरिस्ट। कोई भी एडवोकेट हो सकता है, कोई भी प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो सकता है, कोई बहुत बड़ा एडवोकेट हो सकता है। ठीक है, सो बेसिकली ज्यूरिस्ट होंगे, ये तीनों डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अब अगर ये कमेटी डिसाइड करती है कि हाँ वायलेशन किया है जज ने कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, या तो ये डिसाइड करेंगे कि नहीं किया है। अगर ये डिसाइड करती है कि नहीं किया है तो फिर कोई बात ही नहीं, खत्म। लेकिन अगर ये डिसाइड करती है कि हाँ मिसबिहेव किया है इन्होंने, तो फिर ये चीज राज्यसभा और लोकसभा के पास दोबारा जाएगी। अच्छा, जो जस्टिस रामास्वामी थे, इनके लिए यहां तक हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी थी 3 मेंबर्स की, उसने बोल दिया था कि हाँ इन्होंने करप्शन किया है। अब क्या होगा राज्यसभा लोकसभा में? ऑल्दो कांग्रेस ने फिर, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि फिर से सुप्रीम कोर्ट की जो इंक्वायरी की रिपोर्ट होगी वो वापस से पार्लियामेंट में जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा फिर से एक मेजोरिटी से उसको पास कर देंगे। अगर वो मेजोरिटी से पास कर देते हैं तो फिर जज रिमूव हो जाएंगे। अगर वो पास नहीं करते हैं तो फिर जज रिमूव नहीं होंगे। इमेजिन द प्रोसीजर इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जस्टिस रामास्वामी के लिए द कमेटी सेड दैट यस ही हैज मिसबिहेव्ड, बट कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। किसमें? बाद वाले प्रोसीजर में, लोकसभा राज्यसभा में कांग्रेस बॉयकॉटेड, इसलिए वो स्केप कर गए, ऑल्दो ही रिजाइंड। ठीक है, अच्छा, फिर कांग्रेस ने टिकट भी दे दिया इनको, चुनाव लड़ा था इन्होंने। कांग्रेस कुछ टाइम पहले 2019 में जस्टिस रंजन गोगोई के ऊपर इतना हंगामा हुआ था कि क्यों राज्यसभा के मेंबर, क्यों राज्यसभा के मेंबर। कांग्रेस ने इस बंदे को टिकट दिया था इलेक्शन लड़ने के लिए। इमेजिन। अगर
1991 1993 की बात है ये। अगर पास हो जाता है लोकसभा राज्यसभा से, लोकसभा एंड राज्यसभा, बच्चों इट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। देन द जज वुड बी कंसिडर्ड रिमूव्ड। अब बताओ, जज का रिमूवल समझ में आया? अभी तक किसी को किसी इस पॉइंट में डाउट था कि रिमूवल क्या होगा? फिर से तो नहीं बताने की जरूरत है। बोलो बोलो बोलो, बुक का पेज शेयर कर दूंगा, विल इट बी फाइन? जहां से मैंने ये पढ़ा रहा हूं उस बुक का मैं इम्पीचमेंट का पेज आई विल शेयर विद यू, हाउ अ जजेस इज इम्पीच्ड इन आवर कंट्री, नो डाउट, राइट। ठीक है, एक बार आप पढ़ लोगे दैट वुड बी कन्वीनियंट। ठीक है, अब देखो, पहली चीज, जज ने कोई कंडक्ट किया, ठीक है, लोकसभा में 100 मेंबर, राज्यसभा में 50 मेंबर, कोई भी हो सकता है, ये और है। वो लोग साइन करके दे देंगे, रीजन बता देंगे, किसको? स्पीकर को। स्पीकर राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट और लोकसभा में ओम बिरला जी। अब वो या तो एडमिट कर लेंगे या रिजेक्ट कर देंगे। अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं तो मैटर खत्म। अगर एडमिट करते हैं तो फिर ये जाएगा 3 मेंबर की कमेटी के पास। अब 3 मेंबर की कमेटी में कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट के एक जज होंगे, किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और कोई एक ज्यूरिस्ट होगा। अब अगर वो तीनों ये बोल देते हैं कि नहीं, इन्होंने वायलेशन नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन का, तो मैटर खत्म। अगर उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, तो फिर से ये राज्यसभा लोकसभा के पास आ जाएगा। अब राज्यसभा लोकसभा को, दोनों को, इसको अब यहां पे और नहीं है, ये एंड है, दोनों को पास करना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी से। अब अगर ये पास कर देते हैं तो फिर जज रिमूव हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर। आया समझ में? रिमूवल। अब बच्चों, बहुत से लोग बोलते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। कोई मुझे बताएगा क्यों इंडिपेंडेंट है? पहली चीज इंडिपेंडेंट होने की कि ये लोग गवर्नमेंट के कंडक्ट को क्वेश्चन कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इनका अपॉइंटमेंट जो है वो ये खुद से करते हैं, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है ना? इसके बारे में पढ़ना। 2014 में एनजेएसी आया था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। इसमें गवर्नमेंट का रोल था कि सुप्रीम कोर्ट के जज डिसाइड करने के लिए प्रधानमंत्री भी कलेजियम का पार्ट होंगे। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भैया, कलेजियम में तो हम ही रहेंगे। जो मैंने थर्ड जजेस केस बताया है ना, इसमें एक फोर्थ जजेस केस भी है, 2014 फोर्थ जजेस केस। ठीक है, फोर्थ हो गया वो। फोर्थ जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई एनजेएसी नहीं चलेगा, कलेजियम हमारा ही होगा, इंडिपेंडेंट है हम लोग। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मैंने जो प्रोसीजर बताया उसमें डू यू थिंक कि किसी जज को रिमूव करना बहुत इजी है? बोलो। इनकी प्रैक्टिस पे, वंस यू रिटायर्ड एज सुप्रीम कोर्ट जज, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप कोई जॉब नहीं ले सकते, आप कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकते।
अच्छा, इनका स्टाफ ये खुद ही अपॉइंट करते हैं, कौन मेरा ड्राइवर रहेगा, कौन मेरा पर्सनल असिस्टेंट रहेगा, कौन रजिस्ट्रार रहेगा, ये सब यही डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है हमारे यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन कितने तरीके के होते हैं, कोई बताएगा मेरे को? एनीवन विशेस टू टेक द शॉट? अनुराग, अनुष्का, अर्जुन, दिव्यानी, एकता, हितिशा, ईशानी, करण, माधवी, मनस्वी, मनुजा, निशा, ओजस, पलक, प्रणय, प्रथमेश, पूर्वी, सुशील तिवारी। ऐसे नाम बच्चों के जो कभी नाम सुने ही नहीं है, बोले ही नहीं है कभी। चल, सुप्रीम कोर्ट के जो जुरिस्डिक्शन होते हैं बच्चों, वो होते हैं तीन तरीके के जुरिस्डिक्शन होते हैं। पहला, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 131। When the Supreme Court was enacted, अच्छा, ओरिजिनल jurisdiction means whenever the case comes for the first time, it is considered as the original jurisdiction. ठीक है, ओरिजिनल jurisdiction means whenever the matter comes, original jurisdiction हाई कोर्ट के पास भी होता है, ओरिजिनल jurisdiction सुप्रीम कोर्ट के पास भी होता है। Whenever you file a case under Article 32, it is a original jurisdiction. Whenever you file a case in Article 226 before High Court, it is the part of original jurisdiction. ओरिजिनल jurisdiction में दो तरीके की चीजें होती हैं, एक्सक्लूसिव ओरिजिनल jurisdiction and concurrent original jurisdiction. Exclusive jurisdiction, exclusive original jurisdiction. Exclusive original jurisdiction means only the Supreme Court will entertain the matter, while the concurrent original jurisdiction, it means, अच्छा, रिट पिटीशन हाई कोर्ट में भी फाइल हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल हो सकती है। इसका मतलब होता है कंकरेंट जुरिस्डिक्शन, जो हाई कोर्ट के पास भी है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन में सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डील करेगा। अच्छा, अगर दिल्ली गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो डू यू थिंक दैट एनी हाई कोर्ट विल एंटरटेन सच मैटर? नो। If there is a dispute between the state of Maharashtra and state of Madhya Pradesh, do you think that any high court, be it of Madhya Pradesh, be it of Bombay, will they entertain it? No. It will be decided by the Supreme Court of India. That is exclusive original jurisdiction. So any dispute between the center and one or more state, and between the center and any state, between the two states, it will be decided by the Supreme Court only. आ गया समझ में? इसका एक एक्सेप्शन है बच्चों, इंटर स्टेट डिस्प्यूट जो होते हैं वाटर से रिलेटेड, वो सुप्रीम कोर्ट डील नहीं करता। इसके लिए ट्राइब्यूनल बनाई गई है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, नाम सुना है आप लोगों ने?
पौंडीचेरी, केरल, तमिलनाडु एंड कर्नाटका के बीच में ये डिस्प्यूट है। तो सर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं सुना ये? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार देखो, पानी कब कितना छोड़ना है, कितना छोड़ना है, लोगों की क्या नीड है, कब बरसात कितनी हुई, ये सब हमारे से नहीं होगा। इसके लिए एक अलग ट्राइब्यूनल बना दो। वो ट्राइब्यूनल ईयर वाइज बताती रहेगी कि कब किसको कितना पानी देना है। अच्छा, नदी तो एक ही है, स्टेट में जा रही है 4 में। कर्नाटका ने बना दिया डैम, पानी नहीं जा रहा उसमें, तमिलनाडु में। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी डिस्प्यूट है, उसकी भी ट्राइब्यूनल बनी हुई है। सो अगर एक्सेप्शन आता है तो वाटर डिस्प्यूट इसमें एक्सेप्शन है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये काम थोड़ी है यार कि कब किसको किस गांव में कितना पानी छोड़ना है, किस गांव को कितना पानी देना है। इसके लिए ट्राइब्यूनल बना दी। whenever there is a dispute between two or more states with respect to any river or water, it is decided by a tribunal set up by the Supreme Court. Getting my point? Getting my point? अब आ जाते हैं अपन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कवर हुआ सबको। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, whenever you file a writ petition, it is always filed as a original jurisdiction. सर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन लिखा कहां रहता है? whenever you will read a case, मैं एक केस का फोटो भेजूंगा, ठीक है, उसमें सबसे ऊपर यही लिखा रहता है कि सिविल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सबसे ऊपर लिखी जाने वाली चीज है ये। क्रिमिनल में कोई ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं होता है। अगर किसी ने मर्डर किया है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचता है। इसलिए क्रिमिनल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं होता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सिर्फ सिविल में होता है। आया ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन समझ में? नेक्स्ट, रिट जुरिस्डिक्शन। जैसा मैंने बताया था कि रिट जुरिस्डिक्शन भी आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का ही पार्ट होता है। व्हेनेवर यू आर फाइलिंग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जब 131 में स्टेट के बीच में होगा, दैट इज योर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। बट व्हेनेवर यू आर फाइलिंग अ रिट जुरिस्डिक्शन, रिट फाइल करते हैं, देन इट इज योर कंकरेंट जुरिस्डिक्शन। ठीक है। नाउ सेकेंड इज एपेलेंट जुरिस्डिक्शन। ठीक है सर, अपीलेंट जुरिस्डिक्शन क्या होता है? भाई मेरे अगेंस्ट में एक केस फाइल हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ मैं गलत हूं, देन आई विल अप्रोच बिफोर हाई कोर्ट। ठीक है, दिस इज द लाइन ऑफ हायरार्की। आई डिड नॉट गेट एनी रिलीफ फ्रॉम द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट डिसमिस्ड माय पिटीशन। पहले सेकेंड डिस्कस कर लें। दिस इज सेकेंड टाइप। फर्स्ट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सेकेंड इज एपेलेंट जुरिस्डिक्शन। रिट जुरिस्डिक्शन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का ही पार्ट है। आया वो? मतलब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में मैंने दो चीज बताई थी, आपका एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड कंकरेंट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो जो रिट पिटीशन है वो आपका कंकरेंट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का पार्ट है। जब आप रिट फाइल करोगे कभी तो उसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन लिखा होता है। अच्छा, पीआईएल कौन से जुरिस्डिक्शन में आएगा मुझे कोई बताओ? अगर पीआईएल फाइल करते हैं तो क्या लिखा रहेगा उसमें? पीआईएल में भी सिविल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन लिखा होता है, क्योंकि पीआईएल टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं हुई है। सिविल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, कोई भी पीआईएल, कभी भी कोई भी पीआईएल सर्च करना, यू विल फाइंड सिविल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। मैं भेजूंगा इसका फोटो, ठीक है।
पहला हो गया ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, सेकंड इज अपीलेंट ज्यूरिसडिक्शन। अब अपीलेंट ज्यूरिसडिक्शन सर 3 तरीके के होते हैं, 4 तरीके के। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, मान लो हाई कोर्ट में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर डील हुआ, वहां से हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया और अफर्म कर दिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, तो वो हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। फिर कोई एक क्रिमिनल अपील, मान लो मर्डर किया किसी ने, सुप्रीम कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दे दी, हाई कोर्ट ने उसको अफर्म कर दिया, देन आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, तो दैट इज इन योर क्रिमिनल मैटर। थर्ड इज सिविल मैटर, मान लो देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन मी एंड ओम विद रेस्पेक्ट टू अ प्रॉपर्टी, देन ओम अप्रोच्ड सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट में ही डिड नॉट गेट एनी रिलीफ, हाई कोर्ट में पहुंचे वो, हाई कोर्ट में ही डिड नॉट गेट एनी रिलीफ, नाउ ही विल अप्रोच बिफोर सुप्रीम कोर्ट। तीनों चीज समझ में आई। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में हाई कोर्ट पहुंच सकते हो, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचोगे, उसके बाद क्रिमिनल मैटर में, उसके बाद सिविल मैटर। एक होता है स्पेशल लीव पिटीशन, इसको ध्यान से सुन लेना। अगर मान लो किसी भी संजय राउत, लेट्स टेक एन एग्जांपल, रिसेंट इशू से लेते हैं, संजय राउत ने बेल एप्लीकेशन फाइल की, मैं जब आपको क्रिमिनल लॉ पढ़ाऊंगा देन आई विल टेल यू कि बेल सेशन कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। सो सेशन कोर्ट में यू फाइल अ बेल पिटीशन, वहां से आपकी बेल रिजेक्ट हो गई, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, भाई पता है कि ईडी मिसयूज कर रही है पावर को, नहीं कर रही है, अब टेक्निकली उनको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा पहले, राइट। हाई कोर्ट में हियरिंग होगी, फिर उसके बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या मैं ऐसा कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बना दूं जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप हाई कोर्ट को स्किप करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ? शॉर्टकट, कैन वी से? लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस में ही होता है सर, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस में जहां पे बहुत इमरजेंसी हो कि सर अगर हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, आप एक काम करो, बहुत इमरजेंसी, सुन लो। जैसे महाराष्ट्र क्राइसिस, सर आज ही सुन लो, कल तो टेस्ट हो जाएगा, हमारे एमएलए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है आज ही सुन लेते हैं, दैट इज योर एक्सेप्शनल केस। सो स्पेशल लीव पिटीशन में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हो, लोअर कोर्ट से भी, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हुआ सबको? अब ठीक है, चलो दूसरा ज्यूरिसडिक्शन हमारा कवर हुआ। नाउ थर्ड एंड लास्ट ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। आर्टिकल 143, मान लो प्रेसिडेंट, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा इश्यू आता है, फॉर लेट्स से एग्जांपल, पहली बार दिल्ली रेंट एक्ट इन रे, ऐसा लिखा होता है। अच्छा आपने सब जगह सुना होगा विपिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मनस्वी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कभी ऐसा देखा होगा? कभी आप ये देखोगे कि कहीं कहीं पे लिखा होगा इन रे? ऐसे ही एक केस था इन रे थवा मनी, इन रे दिल्ली रेंट एक्ट, ये लिखा, इसका मतलब होता है इन रेफरेंस, यहां पे कोई पार्टी नहीं है, प्रेसिडेंट ने रेफर किया है कि आप डील कर लो, हमको समझ में नहीं आ रहा है इसमें। अब दिल्ली रेंट एक्ट में क्या हो रहा था,
आपको पता है कि जितने भी टेनेंट्स हैं, दिल्ली में बहुत लोग किराए से रहते हैं, हर चीज प्रोसीजरल वाइज होती है, ठीक है। सो वी नीड टू सी कि रिजर्वेशन दे सकते हैं, कितना सब्सिडी दे सकते हैं, किराया कितना होना चाहिए, इन सब चीजों का समझ में नहीं आ रहा था। ये 1969 की बात है। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट से पूछ लेते हैं। क्या प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं? यस, पूछ सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग है क्या? अगर क्वेश्चन किस चीज से, पब्लिक इंपॉर्टेंस से, किसी पॉलिसी से रिलेटेड है, तो प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज कर सकती है। बट अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल से रिलेटेड मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का कोई मैटर है कि भाई 1935 के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उसको हमको इंटरप्रिटेशन में दिक्कत हो रही है, किसी डीपीएसपी की हिस्ट्री समझने में हमको दिक्कत हो रही है, इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकती। समझ लो, एक कोई केस है कि सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई नॉर्मल सी, उसमें उनको चाहिए रेफरेंस, तो वहां पे रिफ्यूज कर सकते हैं। बट अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल से रिलेटेड मैटर है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल का इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है, वेयर सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज इट। आया समझ में? अब सर, प्रेसिडेंट के पास बाइंडिंग है या नहीं है? नहीं, प्रेसिडेंट के पास बाइंडिंग नहीं होती है। प्रेसिडेंट के पास बाइंडिंग नहीं होती है एडवाइस। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई एडवाइस देती है, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस प्रेसिडेंट माने ना माने उनके ऊपर है, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है। अब अगर मैंने आप लोगों को कोई टास्क दिया और आपने किया है, तो डेफिनेटली आई विल एक्सेप्ट इट, है ना? नाउ आया समझ में एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन? प्रेसिडेंट ने कोई क्वेश्चन रेफर करने के लिए बोला, तो प्रेसिडेंट ने अब रेफर करने के लिए बोला, तो प्रेसिडेंट उस रेफरेंस को मानेंगे या नहीं मानेंगे? जैसे सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट ने क्वेश्चन पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको आंसर कर दिया, अब प्रेसिडेंट उसको मानेंगे क्या? बाइंडिंग है क्या? नहीं, इट इज नॉट बाइंडिंग। It is not binding, but conventionally see, judiciary has a respect. जब 141 143 के अंदर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन सीख करते हैं, तो 5 जजेस बैठते हैं उसमें, ध्यान रखना बच्चों, 5, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अगर 5 लोग सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट उसको मानते हैं यूजुअली। ठीक है, बाइंडिंग नहीं है बट मानते हैं। नेक्स्ट, डन। ज्यूरिसडिक्शन में किसी को डाउट है? तीनों ज्यूरिसडिक्शन में? कॉन्स्टिट्यूशन का एंड चल रहा है। We are going to start the last over. सर एक बार शॉर्टली रिवाइज करा दो। क्या? What? सर लास्ट ज्यूरिसडिक्शन। लास्ट ज्यूरिसडिक्शन एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, राइट? यस सर। हाँ, अच्छा, मान लो गवर्नमेंट में आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी हैं, ठीक है। लॉज को इंटरप्रेट करने का काम है सुप्रीम कोर्ट का। अब गवर्नमेंट कोई लॉ बनाना चाह रही है एंड उनको कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है भाई, कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का लॉ है, उनको कंफ्यूजन हो रहा है। सो दे विशेस टू सीक एडवाइस। किससे लें एडवाइस? अब भाई एडवाइस मुझसे तो लेंगे नहीं, है ना? एडवाइस किससे लेंगे? वो जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा इस कंट्री में। अब लॉस का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड कौन है? सुप्रीम कोर्ट। चलो सुप्रीम कोर्ट के पास चलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस बैठते हैं एडवाइस करने के लिए,
ठीक है। अब दो कैटेगरी की एडवाइस होती है। एक तो कैटेगरी की एडवाइस होती है कोई जनरल लॉ, मान लो कोविड के टाइम पे कोई पॉलिसी बनाई, अब इस तरह के लॉज में सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज कर सकती है कि हम नहीं दे रहे एडवाइस, छोड़ो, हमको नहीं पढ़ना इनमें। बट अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर है तो इंडिया ने कोई एक इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन किया फॉरेन में, उससे रिलेटेड कोई इशू है तो क्या सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज कर सकती है? नहीं, इन केसेस में नहीं कर सकती, इन केस में उसको देना पड़ेगा। ठीक है। अब एडवाइस मिल गई, प्रेसिडेंट एडवाइस, प्रेसिडेंट, अच्छा, गवर्नमेंट के बिहाफ पे प्रेसिडेंट एडवाइस लेते हैं, तो प्रेसिडेंट ने जब एडवाइस ली, क्या वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे? क्या मानना पड़ेगा मिस द्रौपदी मुर्मू को? नहीं, बाइंडिंग नहीं है। अगर वो चाहे तो एडमिट करें, अगर वो चाहे तो एडमिट ना करें। ठीक है। यूजुअली प्रेसिडेंट एडमिट कर लेते हैं। अभी क्लियर? चल नेक्स्ट। अब सुप्रीम कोर्ट की कुछ कुछ स्पेशल चीजें भी हैं। पहली चीज ये होती है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के दो मतलब होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दे दिया, आज अगर कोई जजमेंट, अब जैसे फॉर लेट से राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट है पुट्टास्वामी, ठीक है, अब वो पुट्टास्वामी जजमेंट सारे हाई कोर्ट पे, सारे लोगों के ऊपर बाइंडिंग होगा, और जब तक उस जजमेंट को ओवर रूल नहीं करोगे वो जजमेंट चलता रहेगा। अब ओवर रूल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। मैंने एडीएम जबलपुर बताया था, याद हो तो? एडीएम जबलपुर 1973 में आया था, 2019 तक चल रहा था वो, 2017 सॉरी, जब प्राइवेसी वाला जजमेंट आया तब उस केस में उसको रिपील किया, तब तक चल रहा था वो। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट सर, मानना पड़ेगा सबको। हाई कोर्ट बच्चा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, मानना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मानना पड़ेगा। और जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है तो इंसान, नॉर्मल सिटीजन्स की तो कोई है ही नहीं, मानना पड़ेगा। अब इसी से आ जाता है, अगर मैं ना मानूं तो, मैं अगर ना मानूं तो, अगर कोर्ट, इफ यू आर अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड and if I refuses to follow the your order, then I am inviting contempt of court. Have you heard this term? Have you all heard this term, contempt of court? बेसिक आइडिया जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वो ये है कि whenever person tries to disrespect or lower down the dignity of court, that is contempt of court. अच्छा, दो तरीके का होता है ये, एक क्रिमिनल और एक सिविल। नेक्स्ट क्लास में व्हेन आई विल डिस्कस क्रिमिनल लॉ, देन आई विल टेल यू हाउ द मैटर ऑफ सिविल आर डिफरेंट फ्रॉम क्रिमिनल, पहली चीज। ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो तरीके का होता है। ठीक है। अब सर कोई जजमेंट तो क्रिटिसाइज कर नहीं सकता क्या? अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला दैट सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इंसान हैं, पढ़ने वाले बेसिस पे क्रिटिसिज्म हो सकता है। जैसे मैंने आपको एडीएम जबलपुर का केस बताया, मैंने बताया कि कितना खराब जजमेंट था, कितना भयानक जजमेंट था। अभी मैं एक क्रिमिनल लॉ की क्लास में एक जजमेंट बताऊंगा विच इज रिलेटेड, विच इज बेस्ड ऑन रेप। दैट जजमेंट विल शॉक योर कंसाइंस। क्या मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता? कर सकता हूं। पढ़ा रहा हूं मैं स्टूडेंट्स को, मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूं।
क्या क्रिटिसाइज करना किसी की डिसरिस्पेक्ट करना है? When I discussed about ADM जबलपुर केस, उसके रिपरकेशंस बताए थे मैंने. Did I lower down the respect of judiciary? No. Why? Because कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हो, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के नाम पे जज को गाली नहीं दे सकते हो. सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऊपर 100 रुपए का जुर्माना लगा दिया. यू हैव टू पे, यू हैव टू पे, है ना? सो ये होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. आए तीनों चीजें समझ में आई? तीनों तरीके के ज्यूरिस्डिक्शन क्या थे? अब आपके लिए एक होमवर्क है जिसमें आप हाई कोर्ट के जजेस के, अच्छा कलेजियम जो चीज समझने की थी वो मैंने आपको बता दी. हाई कोर्ट में ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनके क्वालिफिकेशंस क्या है. अच्छा रिमूवल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह ही सेम है, ठीक है? क्वालिफिकेशन क्या होती है ये आपका होमवर्क है, ठीक है? हाई कोर्ट के जजेस के कितने हाई कोर्ट हैं, क्या क्वालिफिकेशन होती है हाई कोर्ट के जज की, ये आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है. अच्छा एक होता है रिव्यू पिटीशन. आप लोगों ने सुना है रिव्यू पिटीशन फाइल हुई है. सर रिव्यू पिटीशन अपील से डिफरेंट कैसे है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपील एंड रिव्यू? अच्छा अपील में एक एडवोकेट लगता है, आप डिस्कशन करते हो कोर्ट में. पहले आप हाई कोर्ट में आपने डिस्कशन किया, यू हैड आर्ग्यूमेंट विद जजेस, ठीक है? यू स्पोक अबाउट योर राइट्स. द सेम हैपेंड इन सुप्रीम कोर्ट एज वेल, ठीक है? गेटिंग माई पॉइंट? सुप्रीम कोर्ट में वी हैड अ डिस्कशन. रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में वर्बल आर्ग्यूमेंट नहीं होते. अपील पिटीशन फाइल हो गई. रिव्यू मतलब होता है कि चेक करना. आप लोगों ने मेरे सामने हाई कोर्ट से केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, पिटीशन. देन देखो मनस्वी, ये तो अपील हो गया. मैं बोल रहा हूं जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया या हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया. अब हाई कोर्ट से मैं अपील फाइल करूंगा सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, अब कहां अपील होगी? बताओ कहां जाओगे अपील करने? सर मैं आर्टिकल 137 में रिव्यू पिटीशन फाइल करूंगा, ठीक है? मैं तुम्हें रिव्यू पिटीशन देता हूं, बट रिव्यू पिटीशन में एक चीज है, यूजुअली सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस बैठते हैं बेंच में. मैं एक काम कर देता हूं, रिव्यू पिटीशन 3 जजेस से करवा देता हूं. अब 2 जजेस की रिव्यू, 2 जजेस की अपील को 3 जजेस तो सुनेंगे कम से कम. अलग होते हैं जज, अलग जज होंगे. इसमें एक चीज रहती है कि वर्बल आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे. आप बातचीत नहीं करोगे कोर्ट में. कोर्ट क्या करेगा कि जो जजमेंट होगा, मान लो ये आपका जजमेंट है, दिस इज योर जजमेंट, जो आपको आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट से मिला, ठीक है? अब सर इसमें मैंने रिव्यू पिटीशन डाल दी, तो रिव्यू पिटीशन में आप ये जजमेंट मुझे दे दो, हम तीनों जज ऐसे 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 करके देख लेंगे, कोई फ्लॉ होगा तो हम खुद देख लेंगे. तुमको आर्ग्यूमेंट करने की, नया केस फाइल करने की जरूरत नहीं है. दैट इज योर रिव्यू पिटीशन.
रिव्यू पिटीशन में आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं, जस्ट जजेस रिव्यू करते हैं इसको, अलग जजेस चेक कर लेंगे, देख लेंगे, पढ़ लेंगे और जजमेंट चेंज कर सकते हैं और अपील कर सकते हैं और अमेंड भी कर सकते हैं। आया समझ में? रिव्यू पिटीशन समझ में आया? बोलो सब लोग थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत ही ब्रीफली मैं बता रहा हूं यूनियन टेरिटरी का रोल। अच्छा, आपने सुना है सर दिल्ली इतनी डिफरेंट क्यों है, अंडमान डिफरेंट क्यों है मध्य प्रदेश से? सर अंडमान इतना डिफरेंट क्यों है? पौंडुचेरी में चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं है? पौंडीचेरी में है, हाँ पौंडीचेरी में है, लक्षद्वीप में क्यों नहीं है सर? वाई, व्हाट इज द डिफरेंस? दिल्ली एनसीआर क्यों है? लद्दाख को यूनियन टेरिटरी क्यों बना दिया सर? विजिबल हूं मैं सबको? यूनियन टेरिटरी क्यों होती है, स्टेट क्यों नहीं है ये? मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र हैज अ सफिशिएंट मींस, रोड है, ट्रांसपोर्ट है, मुंबई में एयरपोर्ट है, अभी मैच हुआ था परसों नागपुर में, सारे मीन्स हैं। लद्दाख में ये पॉसिबल है? अच्छा, मध्य प्रदेश सेफ भी है, यहां पे कभी पाकिस्तान का अटैक नहीं होगा। क्या चाइना कभी मध्य प्रदेश पे अटैक कर सकता है, महाराष्ट्र पे अटैक कर सकता है? नहीं। क्या महाराष्ट्र के लोग बैकवर्ड हैं बहुत ज्यादा? नहीं। कैन यू कंपेयर लक्षद्वीप विद महाराष्ट्र? कैन यू कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ people of Ladakh with the people of Madhya Pradesh? Andaman Nicobar? No, we can't. एक काम करते हैं, फालतू रिसोर्सेज खर्च नहीं करते हैं, इनको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा इस पर। अब लद्दाख, लद्दाख सेंसिटिव इशू है, एरिया सेंसिटिव है, वाई? चाइना से कनेक्टेड है। अब अगर मान लो चाइना, कभी बॉर्डर डिस्प्यूट चलता ही रहता है, कभी सैनिक आ जाते हैं, तो वहां पे डील कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर को फोन करो, सर वो पुलिस वालों को भेज दो, चाइना वाले घुसे आए, नहीं, लॉ चलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। पहले से ही ऑर्डर है, आर्मी वाले बैठे हुए हैं, हम डील कर लेंगे, सेंट्रल आर्म फोर्स रहते हैं वहां पे, दे विल डील विद इट। तो फिर सर दमन दीव में क्यों किया, दादरा नागर हवेली में क्यों किया? वहां पे तो कोई खतरा नहीं था, बट वहां पे डिस्टिंक्ट कल्चर था। पौंडीचेरी, पौंडीचेरी में पूरा फ्रेंच कल्चर है, दादरा नागर हवेली में पूरा पोर्चुगीज कल्चर है। लक्षद्वीप, उन लोगों को ये नहीं पता था कि इंडिया है, जब इंडिया ने एक्वायर किया था लक्षद्वीप। दे आर वेरी अंडर डेवलप्ड पीपल। अच्छा, सेंसिटिवली भी ओशियन के बीच में आता है। अब मान लो लक्षद्वीप पे कोई कंट्री अटैक करती है, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट अपने पुलिस के थ्रू बचा लेगी उसको? नेवी चाहिए होगी ना, पुलिस वालों से तो बस की नहीं होगी। कैन यू थिंक दैट पुलिस इज डीलिंग विद चाइनीज पीपल? नो। तो पॉलिटिकल
कईयों सारे ग्राउंड्स होते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, जैसे चंडीगढ़, आपने हरियाणा अलग कर दिया, अब डिस्प्यूट किस चीज पे, चंडीगढ़ किसका है? एक काम करते हैं, किसी का नहीं है, यूनियन टेरिटरी बना दो, पॉलिटिकल लेवल पे सिचुएशन को डिस्टर्ब नहीं करते, बना दो। बीच में हैदराबाद को भी यूनियन टेरिटरी बनाने का आया था जब तेलंगाना अलग हुआ था। क्यों? क्योंकि दोनों लड़ रहे थे कि हैदराबाद किसका होगा। प्रपोजल था कि इसको भी बना दो चंडीगढ़ की तरह, पर चंडीगढ़ 1966 से बोन ऑफ कंटेंशन दोनों के बीच में रहा है। तो ये तो हो गया पॉलिटिकल ग्राउंड पे। अब सर एक आता है जियोग्राफिकल ग्राउंड पे, जैसे मैंने बताया लद्दाख, ठीक है, दादरा नगर हवेली। फिर कुछ आते हैं सिक्योरिटी ग्राउंड पे, रिसर्च के ग्राउंड पे। अच्छा, आपने जब भी देखा होगा जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं सब आइलैंड में होते हैं, मिसाइल के जो टेस्ट होते हैं सारे टेस्ट आइलैंड में होते हैं, ठीक है। तो वहां पे डायरेक्ट अब रिसर्च वगैरह कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। इसलिए जितने सारी यूनियन टेरिटरी में यू विल फाइंड स्पेशलिटी। मध्य प्रदेश को कभी यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया जाएगा। यू विल फाइंड समथिंग 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 इंपॉर्टेंट, समथिंग डिफरेंट। यूनियन टेरिटरी, अब यूनियन टेरिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है, ठीक है। लेकिन तीन स्टेट्स, 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जहां पे चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। कौन कौन सी बताएगा कोई मेरे को? जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पौंडीचेरी। इन 3 में चीफ मिनिस्टर होता है, बट ये यूनियन टेरिटरी है। पुलिस, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। बाकी सारे लॉज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है। इसीलिए देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अरविंद केजरीवाल एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक स्टेटमेंट पास किया था अरविंद केजरीवाल ने कि दिल्ली पुलिस का एक नॉर्मल सा कांस्टेबल भी मेरी बात नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? चीफ मिनिस्टर हो आप तो। बिकॉज द पुलिस ऑफ दिल्ली इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अरविंद केजरीवाल ने कोई लैंड पास किया कि इस पे स्कूल बना देते हैं, कॉलेज बना देते हैं, हॉस्पिटल बना देते हैं। एलजी ने बोला नहीं बनाओगे। क्यों? क्योंकि लैंड पे लॉ बनाने की पावर आपके पास नहीं है। जितने भी दंगे होते हैं दिल्ली में, कभी भी कोई उधम होता है, अरविंद केजरीवाल क्या बोलते हैं? पुलिस मुझे दे दो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, अमित शाह जी से नहीं संभल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं संभल पा रही है। होता है ना? क्यों होता है? लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो 3 चीजों को लिखेंगे हम लोग, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के। यहां पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड होता है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं मैम के साथ शेयर करूंगा, जैसे इलेक्शन कमीशन, वो उसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है, आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। यूपीएससी कुछ भी डाउटफुल नहीं है, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड हो गया। नेक्स्ट वीक आई एम कमिंग टू नागपुर, इट वुड बी योर ऑफलाइन क्लास, ठीक है। वी विल स्टार्ट विथ क्रिमिनल लॉ, ठीक है।